हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 के सेक्शन 9 के बारे में, जो कि कहता है मौखिक अंतरण। इसका जो सेक्शन 9 का जो टाइटल है वह है मौखिक अंतरण। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो संपत्ति अंतरण अधिनियम में जब कोई संपत्ति बेची जाती है या दान के रूप में दी जाती है या बंधक के रूप में किसी के प्रकार से दी जाती है, तो वह लिखित रूप में दी जाती है कि कोई एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हम लिखित रूप में जब किसी डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं, उसके द्वारा जो संपत्ति में लिखा जाता है कि पट्टिका नंबर 1 विक्रेता के द्वारा मतलब बेची जा रही है, क्रय क्रेता द्वारा क्रय की जा रही है। यानी दो पक्षकार इसमें होते हैं जब भी हम किसी संपत्ति को बेचते हैं या बंधक रखते हैं, तो बंधक ग्रहीता और बंधक कर्ता होते हैं। तो उस कंडीशन की बात करें कि उस समय दोनों पक्षकारों के द्वारा कुछ उसमें तथ्य लिखे जाते हैं कि जिसके द्वारा हम देखें कि इस इतने इतने पैसे इसे समय दिए जाएंगे। इस मतलब उसमें जो पॉइंट लिखे जाते हैं डॉक्यूमेंट में 1 करके 2 लिख के 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे सारे पॉइंट लिखे जाते हैं। तो लिखित करके और दोनों के हस्ताक्षरित उस पर किए जाते हैं। और इसमें मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो अटेस्टेशन किया जाता है वो 2 या अधिक पक्षकार मतलब साक्षियों के द्वारा किया जाएगा और निष्पादक को उस पर हस्ताक्षर करते हुए देखा होगा। तो यानी सीधी सी बात यह है कि जो संपत्ति का अंतरण किया जाता था वह लिखित फॉर्म में किया जाता था। ज्यादातर आपने एक यही नियम पढ़ा होगा कि लिखित फॉर्म में किया जाएगा संपत्ति का अंतरण। लेकिन यह धारा कुछ अलग बोलती है। यह धारा कहती है कि संपत्ति का जो अंतरण है वह मौखिक भी किया जा सकता है। लेकिन इसकी अगर हम बेरट लैंग्वेज को समझें तो वह कहती है कि हर उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्त अपेक्षित नहीं है। कहने का मतलब यह है कि किसी विधि मतलब अन्य कोई सेक्शन में अगर बताया गया है कि इसे मतलब ऐसा ऐसा अंतरण लिखित रूप में किया जाएगा, तो वह लिखित रूप में किया जाएगा। अगर वह अव्यक्त या विवक्षित मतलब अव्यक्त रूप से अपेक्षित नहीं करता है, मतलब वो सेक्शन नहीं बताता है कि लिखित रूप में नहीं किया जाएगा, तो उस स्थिति में हम उस अंतरण को मौखिक भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो मौखिक अंतरण किया जाता है वह मौखिक अंतरण नहीं, इसके साथ साथ आप आने वाली धाराओं में ये भी देखेंगे कि जो मौखिक अंतरण किया जाएगा वह मौखिक तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में जैसे आप पढ़ेंगे इसमें एक नियम आता है कि 100 रुपए से अधिक मूल्य की कोई संपत्ति है तो उसका आप देखेंगे कि जो 100 रुपए से कम मूल्य की कोई संपत्ति है तो उसका मौखिक अंतरण तो किया जा सकता है, लेकिन मौखिक के साथ साथ उसको उस संपत्ति पर आपको कब्जा भी देना होगा। तो उस संपत्ति पर आपको उसको कब्जा भी परिधान करना होगा, तभी वह मौखिक अंतरण संपन्न होता है। लेकिन इस धारा के कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे इसमें मतलब इस धारा में तो बताया गया है मौखिक अंतरण, लेकिन मौखिक अंतरण कब कब नहीं किया जाएगा विशेष रूप से बताती है। इसमें इस बेरट लैंग्वेज में नहीं दिया गया जी, मैं अलग से आपको एडवांस में बता रहा हूं कि इसके सिवाय मतलब मौखिक अंतरण के सिवाय हम देखेंगे कि लिखित में कब कब किया जाएगा, कब कब यह जरूरी है। तो जैसे आप देखेंगे कि एग्जाम्पल के रूप में धारा 54 में, जब धारा 54 में आप देखेंगे इस अधिनियम की धारा 54 में देखेंगे तो वहां दिया गया है विक्रय के बारे में कि जैसे कोई विक्रेता द्वारा कोई क्रेता को कोई संपत्ति विक्रय की जाती है, यानी स्वामित्व का अंतरण किया जाता है किसी प्रकार से, तो देखा जाएगा कि उस संपत्ति का जो मूल्य है, उस संपत्ति का मूल्य अगर 100 रुपए से अधिक की संपत्ति है तो उस स्थिति में हम जो अंतरण किया जाएगा संपत्ति का, हमारे द्वारा जो अंतरण किया जाएगा संपत्ति का, यानी विक्रेता के द्वारा जो संपत्ति का क्रेता को जो अंतरण किया जाएगा, स्वामित्व दिया जाएगा, तो वह कब्जा तो दिया ही जाएगा, लेकिन उसका लिखित किया जाएगा अंतरण। यानी विक्रय सेल जो किया जाएगा सेल डीड के माध्यम से किया जाएगा, विक्रय एक लिखित के माध्यम से किया जाएगा। ये धारा 54 में बताया गया कि 100 रुपए से मूल्य की अधिक की संपत्ति है तो उसका लिखित के द्वारा अंतरण किया जाएगा। और अगर उसका रजिस्ट्रीकरण भी आवश्यक है तो वह रजिस्ट्रीकरण भी कराना आवश्यक होगा। और मतलब जो विक्रेता है क्रेता है दोनों के उस पर साइन भी किए जाएंगे और गवाहों के साइन भी किए जाएंगे, तो ऐसे विक्रय किया जाता है, यानी लिखित में किया जाएगा। धारा 54 बताती है। दूसरी धारा आएंगे हम धारा 59 में। धारा 59 में यही बताती है कि साधारण बंधक यानी बंधक जाले सब सेक्शन को आप पढ़ेंगे तो बंधक की जो डेफिनेशन मिलती है आपको धारा 58 में देखने को मिलेगी अधिनियम की। लेकिन इससे संबंधित जो हम बात कर रहे हैं कि मौखिक अंतरण या लिखित रूप में कब कब किया जाएगा, तो लिखित रूप में बंधक को भी आप देखेंगे कि बंधक
कि बंधक में क्या होता है, बंधक में कोई मूल्य धनराशि के रूप में किसी प्रकार से ऋण के लिए कोई संपत्ति सामने वाले को दी जाती है, कि बंधककर्ता के द्वारा बंधकदार को यानी मॉर्गेजर द्वारा मॉर्गेजी को कोई संपत्ति दी जाती है, उसके एवज में कोई ऋण लिया जाता है। तो वह ऋण का मूल्य अगर 100 रुपए से अधिक का है तो वह बंधक लिखित में किया जाएगा, ये धारा 59 बताती है। उसके बाद धारा 107 में आप देखेंगे तो जब कोई पट्टा सामने वाले को दिया जाता है, यानी कोई पट्टे पर किसी संपत्ति को दिया जाएगा, तो उस पट्टे को जब दिया जाएगा तो उस स्थिति में भी जिस संपत्ति का मूल्य 100 रुपए से अधिक का है, नहीं 100 रुपए से अधिक का नहीं देखेंगे, इसमें आप धारा 54 में भी आपने देखा कि 100 रुपए से अधिक का, धारा 59 में भी देखा 100 रुपए से अधिक की संपत्ति का लिखित के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसमें यह लिखा है धारा 107 में कि जो पट्टा वर्षानुवर्षी दिया जाता है, उस पट्टे के बारे में जो बता रहा है कि 1 साल से अधिक का कोई पट्टा दिया जाता है सामने वाली पार्टी को, तो उस स्थिति में वह अगर 1 साल से अधिक का पट्टा है तो वह लिखित रूप में किया जाएगा। उसके बाद आगे लिखा है सेक्शन 123 में। सेक्शन 123 कहता है, सेक्शन 123 में देखने को मिलेगा आपको अचल संपत्ति का दान। जब कोई अचल संपत्ति, स्थावर संपत्ति का कोई दान, मतलब दाता के द्वारा अदाता को जब कोई संपत्ति का दान दिया जाता है तो वह लिखित रूप में एक दान लिखित के रूप में तैयार की जाती है और उसमें सारी बातें लिखी जाती हैं कि दान दाता जी है और दान ग्रहता जी है, वो बात हो रही है। उसके बाद आप आएंगे तो ये भी है, दान भी कैसे किया जाएगा, लिखित फॉर्म में किया जाएगा। उसके बाद हम आएंगे एक्शनेबल क्लेम के बारे में कि अनुज्ञ दावे का जो अंतरण किया जाएगा। धारा 130 में आपको देखने को मिलेगा अधिनियम की कि जो अनुज्ञ दावे का अंतरण किया जाएगा वह भी एक लिखित के माध्यम से किया जाएगा। तो जो आज हमने धारा सेक्शन 9 संपत्ति अधिनियम की धारा समझने की कोशिश की है। तो ऐसे ही लीगल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे लीगल से संबंधित जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं जिनको मतलब नॉलेज नहीं मिल पाती है संपत्ति अधिनियम या और भी एक्ट की, तो वह मेरे वीडियो को फॉलो करें और उनको नॉलेज मिल सके।